हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूटी लीट 2024 के बारे में कि कौन कौन से बच्चे सीयूटी लीट 2024 की तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे इसकी तैयारी के लिए और इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरे सिलेबस का अगर हम लोग देखें, कहीं पर सर्च करें, सीयूटी लीट का स्पेशली सिलेबस नहीं मिलता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिलता है। लेकिन मैं एक पीडीएफ में सारे सिलेबस को कंपाइल किया हूं, तो हम लोग एक वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस आपका है क्या। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? तो इसको जो है बीटेक और जो है बीटेक यानी मैथ ग्रुप वाले, जैसे बायो ग्रुप से होता है, मैथ ग्रुप से भी होता है, तो मैथ ग्रुप वाला जो बीएससी स्टूडेंट होगा वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे ए ग्रुप से या के ग्रुप लैटरल एंट्री से जो बच्चे 2 ईयर का डिप्लोमा करते हैं, या तो 12वीं करके आते हैं या तो आईटीआई करके आते हैं, वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है। तो जो बच्चे इस बार 4th सेम का एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे इस बार 4th सेम का एग्जाम दिए हैं, 4th सेम का एग्जाम दिए हैं, और या जो बच्चे पास आउट हैं, मतलब पास आउट चाहे अभी आपके 2023 में भी पास आउट होंगे या पहले के भी, आप 22 के, 21 के, 20 के, जब के भी पास आउट हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई, क्योंकि कोई मांगता नहीं कि कितने साल का गैप होगा एलिजिबल है, कितना भी साल का, 5-6 साल का गैप हो, 8 साल का गैप हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो या तो आप 4th सेम का एग्जाम दे चुके हो, 4th सेम का एग्जाम दे चुके हो, यानी कि आप 4th सेम से 5th सेम की ओर मूव कर रहे हो, या आप जो है पास आउट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हमने बता दिया पॉलिटेक्निक आपका होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, यूपी बीटी से हो या किसी भी बोर्ड से हो, जो यूपी में कॉलेज है उससे हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या है और क्या क्या कंडीशन है, जैसे हमने लिखा डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम यूपी इन ARK ग्रुप, मतलब यूपी से आप डिप्लोमा है, ARK ग्रुप है, और आपके पेरेंट्स का यूपी का डोमिसाइल है, पेरेंट्स डोमिसाइल आप यूपी, यानी आपके जो माता पिता है यूपी के निवासी हैं, या सेम आपका डिग्री हो ARK ग्रुप में, एंड पेरेंट्स डोमिसाइल ऑफ अदर देन यूपी, मतलब अगर आप अदर देन यूपी से क्या है डिप्लोमा, मतलब आपने यूपी से डिप्लोमा किया है लेकिन आपके पिता मतलब यूपी के नहीं है, तब भी आप एलिजिबल है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं लेकिन वो बिहार के निवासी, वो झारखंड के निवासी हैं, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। या आपने डिप्लोमा किया है अदर देन यूपी, आप बाहर से डिप्लोमा किए हैं लेकिन अगर आपके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का है, तब भी आप एलिजिबल है। जैसे कि आप मान लीजिए हरियाणा से डिप्लोमा कर रहे हैं, आप दिल्ली से डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन आपके माता या पिता कोई एक भी, किसी एक का भी जन्म स्थान अगर यूपी में रहा है, उनके पास यूपी का डोमिसाइल है, तो आप जो है इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। अब इस एग्जाम के माध्यम से आपका बीटेक सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। जैसे आप 10+2 के बाद, अगर आप 10+2 यानी कि 12वीं के बाद अगर बीटेक करते हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, तो आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में होता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद जो है अगर बीटेक करने जाते हैं, तो आप सीयूटी लीट का एग्जाम देंगे, उसके माध्यम से आपका बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। और इसके लिए जो मुख्य रूप से जो यूनिवर्सिटीज हैं यूपी में, मुख्य रूप से 3 यूनिवर्सिटी, HBTU है, AKTU है और MMM है। इन 3 यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से एडमिशन होता है। और भी यूपी के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑल यूपी मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें जो है जो नॉन टेक यूनिवर्सिटी, जैसे आपका DDU गोरखपुर हो गया, राम मनोहर लोहिया या अवध विश्वविद्यालय हो गया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, अलग अलग शहरों में हैं। तो उन सब में भी जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन सब में भी सीयूटी लीट के माध्यम से एडमिशन होगा, और काउंसलिंग जो है उसका AKTU के अंतर्गत होता है। उन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा वो AKTU की काउंसलिंग के अंतर्गत होगा, यानी कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी अदर हैं उनका काउंसलिंग AKTU के माध्यम से होगा। लेकिन वो सब बहुत अच्छे कॉलेज नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो उनमें नॉन टेक्निकल कोर्सेज का दबदबा रहता है, BA का, BSc का, BCom का, उन सब का दबदबा रहता है। तो इंजीनियरिंग एक तरीके से वहाँ पे उतना डेवलप नहीं कर पाता है जितना इन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में या टेक्निकल कॉलेज में डेवलप होता है। तो
ये आपका क्या हो गया, इन सब यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा और कुछ स्पेशल केसेज हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब फॉर्म वगैरह आएगा तब देखेंगे। अब इसके अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है मैथमेटिक्स एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, दूसरा आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस, दोनों में से कोई एक एनी वन कोई आपको एक ही पढ़ना रहेगा, किसी एक का ही आपको एग्जाम देना रहेगा, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट। 3 विषय आपको पढ़ने हैं, जिसमें इसमें आपको 200 मार्क का होता है, ये भी आपका 200 मार्क का होता है, ये भी 200 मार्क का होता है, और ये 250 मार्क का होता है। यानी कि 200, 200 और 250, यानी कि टोटल पूर्णांक आपका होता है, या मैक्सिमम मार्क जो आपका होता है, मैक्सिमम मार्क जो होता है वो 650 नंबर का, यानी कि 650 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर आप 500 प्लस नंबर लाते हैं तो आप जो है जो एम AKTU HBTU की जो टॉप कॉलेज, जैसे एम और HBTU के मेन कैंपस में एडमिशन होता है, इसमें आराम से कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा, या AKTU के अंतर्गत IIT जो है, KNIT और BIT जो टॉप के कॉलेज हैं, उसमें आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा 500 प्लस में। वैसे तो एडमिशन 300, 350, 400 नंबर वालों का भी होता है, लेकिन बहुत अच्छा ब्रांच और बहुत अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो 500 प्लस स्कोर जो है सेफ माना जाता है, किसी भी कॉलेज के में कोई भी ब्रांच लेने के लिए आपका 500 प्लस का स्कोर क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है। यानी इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि आपका 500 प्लस नंबर आए, मतलब आपको टारगेट लेकर के ही चलना कि हमारा 500 प्लस नंबर आए ही आए। अब बात कर लेते हैं अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट की और इम्पोर्टेंस की। तो जैसे हमने बताया है कि आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना रहेगा, कोई एक ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्जाम देते हैं तो आप CS में एडमिशन नहीं ले सकते, तब भी आप CS ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस, तो पहले कंप्यूटर साइंस का कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक पाठशाला पे नहीं चलता था, लेकिन इस बार कंप्यूटर साइंस भी चलेगा। लेकिन दोनों में अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर साइंस ज्यादा इजी है, इसका सिलेबस बहुत कम है, तो ये स्कोरिंग है कंप्यूटर साइंस की तुलना में। क्योंकि मैंने प्रायः देखा है कि जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अदर ब्रांच वाले बच्चे CS की सीटें खा जाते हैं। यानी कि CS में अगर आप देखेंगे लेटरल एंट्री के थ्रू जो भी CS में सीटें भरी हुई हैं, उसमें 90% बच्चे जो है अदर ब्रांच के हैं। तो इस वजह से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ज़्यादा सेफ है लेना कंप्यूटर साइंस की तुलना में। वैसे आपका इंटरेस्ट आप चाहें तो CS वाले बच्चे CS लेके पढ़ें या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेके पढ़ें, लेकिन जो जिसका ब्रांच डिप्लोमा में CS नहीं है, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा वो जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही पढ़ेंगे। उनके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है आसान पड़ेगा कंप्यूटर साइंस की तुलना में। अब इसमें पहला चैप्टर आपका है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, मतलब जो पहला पार्ट है इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें यूनिट 1 आपका है, यूनिट 1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में ड्रॉन टू आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ सॉलिड्स सच एज क्यूब, रेगुलर प्रिज्म, पिरामिड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कीपिंग द बेस साइड ऑफ द सॉलिड पैरेलल are perpendicular to HP or VP, the axis of the solid should be either perpendicular to HP or VP or parallel to HP or VP। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो अभी तो जो बच्चे मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पहले नहीं देखे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले नहीं पढ़े हैं, उनके लिए अभी एकदम नया लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। और हमको यहाँ पे बनाना नहीं है, हमको यहाँ पे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। रफली डायग्राम बनाने रहेंगे कि हमको डायमेंशन वगैरह पता रहे, क्या चीजें कैसे होती हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर नोट्स दे दीजिए, हम प्रिंट आउट करा के निकलवा लेंगे और उसी से पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए जो फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। इसी नाते मैं कहता हूं कि इसी नाते मैं नोट्स देता भी नहीं हूं प्रिंट के लिए कि आप देख करके केवल लिख सकें, क्योंकि फिगर को अगर बार बार लिख करके बना करके प्रैक्टिस करेंगे तो वो फिगर माइंड में सेट हो जाता है। इस नाते बना करके ही आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। जो भी नोट्स आपको मिलेगा ऐप पर वो जो है डाउनलोड होगा, लेकिन ऐप में डाउनलोड होगा, उसका आप लोग प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि नोट्स आपको अपने हाथ से लिख करके बनाना पड़ेगा। अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है एग्जाम टाइम में। आगे बात करें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का ही यूनिट 2 है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू एवं मेंशन सॉलिड, मतलब जो दो सॉलिड पढ़ रहे हैं, जैसे
किसी कोन के ऊपर मान लीजिए कोई क्यूब आ गया, दो सॉलिड एक दूसरे के ऊपर होंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कीपिंग द बेस साइड्स पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एचपी आर वीपी एंड प्लेस्ड सेंट्रली टुगेदर, एक्सिस ऑफ बोथ सॉलिड शुड नॉट बी गिवन पैरेलल टू एचपी, नॉट बी गिवन टू पैरेलल टू एचपी। अब आगे अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा है मशीन ड्राइंग का पार्ट है। अगला हमारा किसका पार्ट है? मशीन ड्राइंग का पार्ट है। अब मशीन ड्राइंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला वाला जो पार्ट है ड्राइंग टू फुल साइज स्केल के बारे में पढ़ेंगे विथ इंस्ट्रूमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के थ्रेड के बारे में पढ़ते हैं, और जो हम लोग बोल्ट के बारे में पढ़ते हैं, बोल्ट के बारे में पढ़ते हैं, नट के बारे में पढ़ते हैं, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में डील करेंगे। अगला आपका अगले की अगर हम लोग बात करें, अगला आपका चैप्टर है यूनिट 4। इसमें लोग फ्री हैंड स्केच के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड के बारे में बात करेंगे जो है, और टाइप्स ऑफ स्टड के बारे में बात करेंगे, रिवेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 4 हो गया, बहुत कम मतलब। और इसके बाद बियरिंग आपका केवल बियरिंग पढ़ेंगे, ओपन बियरिंग पढ़ेंगे, बुश बियरिंग पढ़ेंगे। और आगे अगर हम लोग बात करें, अगला जो है हमारा यूनिट है यूनिट 6 जो है रॉड ज्वाइंट। इसमें काटर ज्वाइंट फॉर राउंड रॉड्स, स्लीव एंड काटर ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो है जीब एंड काटर ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है टाई रॉड एंड पाइप ज्वाइंट। इसमें हम लोग टर्न बकल, फ्लैंज पाइप ज्वाइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब बहुत आसान, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे इसमें फिक्स है कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वही घुमा फिरा के आपको आता है। तो इस वजह से जो है, जैसे इसी बार जो एक बच्चा जो है 40 में 40 उसका है, यानी कि उसका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 200 मार्क है। पिछली बार जो है 194 हाईएस्ट गया था, तो 6 बच्चे 194 पाए थे। लेकिन इस बार पेपर पिछले साल की तुलना में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड आया हुआ था, थोड़ा सा पेपर क्या था, हार्ड था। पिछली बार क्या था, पेपर जो है पहली बार हुआ था, लेकिन उसके तब भी पेपर इजी थे, तो बच्चे नंबर ज्यादा पाए थे। भले ही कोई 200 नंबर नहीं पाया था, लेकिन 175 से 190 के बीच में बहुत सारे बच्चे नंबर पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, मतलब 200 नंबर वाले का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में फर्स्ट रहेंगे, 188 वाले का थर्ड रैंक है। तो हो सकता है 188 कोई पाया हो, या कोई स्टूडेंट 194 नंबर पाया हो। तो 188 नंबर भी कई सारे बच्चे 188 नंबर भी कई सारे बच्चे जो है आपके पाए हुए हैं। 188 नंबर भी कई सारे बच्चे पाए हुए हैं। तो 175 के ऊपर बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपके पाए हुए हैं। तो ये आपका हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ये मैथ में अगर हम लोग बात करें तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शंस। इसमें एक पेपर होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में B1 एंड B2 होगा। अब सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होगा कवरिंग बोथ दैट इज मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट। जो सेक्शन 1 होगा उसमें 15 क्वेश्चन होगा, इसमें मैथ का और अप्लाइड मैथ का पार्ट होगा। अप्लाइड मैथ आपका डिप्लोमा वाला नहीं है। अप्लाइड मैथ जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट साइज वाले बच्चे 12वीं मैथ पढ़ते हैं वो आपका अप्लाइड मैथ है। तो मैथ और अप्लाइड मैथ का दोनों का पोर्शन कुछ रहेगा सेक्शन ए में ही। 15 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इसमें 15 में 15 आप कर सकते हैं। कंपलसरी होने का मतलब नहीं जबरदस्ती करना नहीं आएगा तब भी करना है, मतलब इसमें से मैक्सिमम आप 15 कर सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन B1 आ गया, और B1 में 35 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, और विच है 25 क्वेश्चन। मतलब B1 में 35 होगा, ये तो A में 15 हो गया, 15 में आप 15 कर सकते हैं। B1 में जो है 35 होगा, 35 में आप कोई भी 25 कर सकते हैं। और B2 में भी 35 होगा, इसमें से भी कोई 25 आप कर सकते हैं। तो टोटल 25 ये और 15 दोनों में से कोई एक ही करना, चाहे B1 करिए या B2 करिए। तो टोटल मिला के हो गया 40 प्रश्न, 40 गुणे 5 यानी कि 200 मार्क का आपका ये हो गया। कितने नंबर का हो गया? 200 मार्क का आपका ये हो गया। कौन सा? मैथ। अब इसमें जो B1 वाला पार्ट है वो मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स यानी 12वीं का बच्चे जो PCM वाले बच्चे 12वीं में पढ़ते हैं। और जो अप्लाइड मैथ है B2 वाला पोर्शन है, अप्लाइड मैथ वाला जो पोर्शन है B2 वाला पोर्शन है अप्लाइड मैथ वाला, तो ये पॉलिटेक्निक वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लोग मत समझिएगा। ये अप्लाइड मैथ जो है ये बच्चे जो 12वीं में का, ये क्योंकि सिलेबस 12वीं का पूरा है, डिप्लोमा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसी से आपका BSc में भी एडमिशन होना है, इसी से बीटेक में भी एडमिशन होना है। तो ये जो सेक्शन B2 है ये 12वीं कॉमर्स वालों का या आर्ट साइज वालों का जो है मैथमेटिक्स है।
तो वो मैथमेटिक्स अलग है। तो आपको जो मुख्य रूप से डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा सेक्शन ए पढ़ें और सेक्शन B1 पढ़ें। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे भी यही दो ही सेक्शन पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि B1 वाला ही आप लोग पॉलिटेक्निक में एक तरीके से पढ़ते हैं, और B2 वाला जो अप्लाइड मैथ है वो कॉमर्स और आर्ट साइज वाला मैथ है, जिसमें अर्थमेटिक वाले पोर्शन होते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये LCM SCF हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, आपका 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 प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका मेंसुरेशंस के कुछ पार्ट्स वगैरह वहां पे आ जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन ए पढ़ना है और B1 पढ़ना है। सेक्शन ए पढ़ना और क्या पढ़ना है, B1 पढ़ना है। अब जैसे इसमें सेक्शन ए में क्या, पहला चैप्टर अलजेब्रा हो गया। अब सेक्शन ए के बहुत सारे पार्ट B1 में आपको मिलेंगे। अलजेब्रा में मैट्रिक्स वगैरह के बारे में है, फिर उसके बाद कैलकुलस हो गया, हायर ऑर्डर, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम हो गया, फिर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। ये हो गया सेक्शन ए का। B1 में आपका हो गया रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया B1 में आपका। फिर मैट्रिक्स आ गया। देखिए मैट्रिक्स वहां पे भी आपको मिला था, सेक्शन ए में भी मिला था, तो ए और B1 में कॉमन है, तो ये भी आपका एक बेनिफिट होगा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, कैलकुलस वाला पार्ट आपका आ गया। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग जो है एक ही पीडीएफ में पूरा सिलेबस जो है देख लें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। उसका इंटीग्रल हो गया। ये पूरा आपको जो है, अगर आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी अगर आप 12वीं का लगा लेते हैं, तो आपको अदर कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप कोशिश करिए 12वीं का एनसीईआरटी आप लोग लगा लीजिए। 12वीं का एनसीईआरटी लगा लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा, उसी से सारे क्वेश्चन आने हैं। एप्लीकेशंस आप इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो गया। उसके बाद आपका यूनिट 4 वेक्टर हो गया, फिर इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, 3D जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आपका सेक्शन ए में भी था। तो सेक्शन ए का सिलेबस हो गया। अब B1 का हो गया, ए और B1 का हो गया, B2 का हो गया। B2 आप लोगों को नहीं पढ़ना, आप चाहे तो आपको बाध्य नहीं, आप B1 या B2 में से कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन B2 आपके लिए नया, इस नाते मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। B1 आप पॉलिटेक्निक वगैरह में कैलकुलस पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा B1 में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। इस नाते मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप ए और B1 पढ़िए, वैसे आपकी मर्जी। मैथ हो गया ये। उसके बाद देखिए ये सब इंडेक्स नंबर वगैरह है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये सारी चीजें अर्थमेटिक की पार्ट है, काफी लंबा सिलेबस है। हाँ, इसके बाद आपका आ गया जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट में क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये आपको फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे, फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पे ये फ्री में अवेलेबल है, जीके वाला पोर्शन। करंट अफेयर्स तो 1 साल का आपको बताया जाएगा। तो ये जो फ्री वीडियो जो है, इसको मैं ऐप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका मैं जो पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पे जो कोर्स अवेलेबल है, वो मैथ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अवेलेबल है। बाकी जो है CS का अगस्त में लॉन्च होगा, और बाकी जो जनरल टेस्ट जो है मैं यूट्यूब पे फ्री चलवाऊंगा, यूट्यूब पे फ्री चलेगा, यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला पे यूट्यूब पर फ्री चलेगा। और जिसके टीचर नहीं भी मिल पाते हैं, उसका मैं अदर यूट्यूब चैनल का जो है वीडियो वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग पढ़ सकें, और बुक वगैरह के बारे में बता दूंगा, जिससे आप लोग जनरल टेस्ट पढ़ सके आसानी से। अगर आप लोग बुक खरीदते हैं, अगर आप लोग बुक करते हैं, तो बुक खरीदने के लिए आप लोगों को बुक खरीदते हैं तो कई बुक खरीदनी पड़ेंगी। 3 सब्जेक्ट है, 3 बुक खरीदना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका रीजनिंग हो गया। इसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और स्टैटिक्स हो गया। ये रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो मुख्य रूप से इसमें पढ़ना क्या है, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अब इसमें टॉपिक भी नहीं दिया है क्या क्या पढ़ना है जीके के अंतर्गत, जीके बस लिख दिया आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मुख्य रूप से मेन होता है, और स्टैटिक जीके। उसके बाद आपका जीके एंड ये हो गया। उसके बाद रीजनिंग हो गया, और उसके बाद अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा जो होता है कंपटीशन वाला, 1 एग्जाम वाला, और प्लस क्या पड़ता आपका ज्योमेट्री, और प्लस मेंसुरेशन।
ये सब टॉपिक रहेंगे। एडवांस मैथ वाला टॉपिक रहता है। ये सब आपके पार्ट किसमें हो गए, जनरल टेस्ट के होंगे, जिसमें आपका ये वाला फ्री में अवेलेबल है। कोशिश करेंगे कि टीचर के बारे में देख रहे हैं, अगर टीचर मिल जाते तो रीजनिंग और ये वाला पोर्शन भी आपका यूट्यूब पे फ्री में ही चलेगा। जो फीस आपकी ली जा रही है वो मैथ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ही आपसे लिया जा रहा है फीस। अब आगे बात करें, अगर आपका कंप्यूटर साइंस का है तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इसको पढ़ लेंगे। 12वीं का ये सिलेबस है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपका हो गया सीयूटी लीड का सिलेबस। वैसे आपको ढूंढने में जो है दिक्कत होती थी, तो मैं एक ही जगह कंपाइल कर दिया, उन्हें बता दिया हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का आपका होता है। तो टोटल आपका जो सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी वो और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो इस वीडियो में बता दिया गया है। कोर्स के बारे में आपका अलग से वीडियो आ जाएगा, तो जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप से पढ़ना चाहते हैं वो जो है पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप से जुड़ करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।